गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देख लिया था, लिमिटेशन ऑफ सक्शन लेफ्ट के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो कैविटेशन को और थोड़ा सा उसमें जो फैक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए उसके बारे में बात करनी है। तो उससे पहले एक टर्म आता है स्पेसिफिक स्पीड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जरा ये बताइए, हम लोगों ने ये टर्म स्पेसिफिक स्पीड कहाँ पे, टरबाइन में भी देख रखा है। टरबाइन में हम लोगों ने दो टर्म देखे थे। एक तो हम लोगों ने देखा था यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या देखी थी, यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक बात की थी हम लोगों ने स्पेसिफिक स्पीड की। किसके केस में बात की थी, ये टरबाइन के केस में बात की थी। कहां पे बात की थी, ये टरबाइन का केस हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे। किसके लिए, टरबाइंस के लिए। किस लिए ये चीजें डिफाइन की थी, यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिफाइन की थी कि इफ बी डिजाइन अ टरबाइन, इफ बी डिजाइन अ टरबाइन फॉर अ पर्टिकुलर हेड, फॉर अ पर्टिकुलर हेड, किसी एक हेड के लिए यदि मैंने टरबाइन डिजाइन कर रखी है, ठीक है, एंड आई वॉन्ट to obtain performance of turbine at other heads, किस लिए डिफाइन की थी यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि यदि मैंने कोई अपनी टरबाइन किसी एक हेड के लिए, पर्टिकुलर हेड के लिए डिजाइन की है। यानी कि आपको याद होगा कि जब हम लोग डिजाइन की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था तीन चीजें मुझे लगभग पता होती हैं। एक क्या पता होती है, मेरे जो मैं अपनी टरबाइन यूज करने वाला हूं उसकी स्पीड क्या होती है, मुझे ओवरऑल कितनी पावर प्रोड्यूस करनी है और मेरे पास अवेलेबल हेड कितना है। इसके आधार पर मैं अपनी किसी भी टरबाइन की डिजाइन करता हूं। तो मैंने जो डिजाइन की है वो किसी पर्टिकुलर हेड के लिए डिजाइन की है। यदि मान लीजिए कि मैंने 500 मीटर हेड के लिए डिजाइन की है, ठीक, मैंने कोई टरबाइन डिजाइन की वो 500 मीटर हेड के लिए की है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे वहां पे जो हेड अवेलेबल है रियल में वो 300 मीटर है या 350 मीटर है। वहां पे यदि मुझे ये चाहिए कि मेरी टरबाइन कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए जो कोई एक टरबाइन, किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी एक टरबाइन की बात कर रहे हैं कि जिसे मैंने डिजाइन कर रखा है 500 मीटर हेड के लिए और उसकी परफॉर्मेंस चाहिए मुझे 300 मीटर या 350 मीटर या 100 मीटर या 200 मीटर। तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तब क्या करते हैं, हम लोग इस पूरी 500 मीटर वाली टरबाइन जो टरबाइन है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 मीटर हेड पे। किस पे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर हेड पे हम लोग निकालते हैं NU, QU एंड PU, यानी यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। और फिर इन्हीं NU को यदि मान लीजिए N/√Q आया तो इसी को N1 और इसी को हम लोग बराबर कर देते थे N2√Q2 से। तो इस तरीके से मैं अलग अलग हेड पे क्या कर सकता था, यदि ये मेरी मान लीजिए 500 पे मुझे स्पीड बता दे कोई, और यदि मुझे 500 पे डिस्चार्ज बता देगा 500 मीटर हेड पे, तो मैं क्या कर लूंगा, वहां से NU की स्पीड निकाल लूंगा, ठीक। और फिर यदि मुझे दूसरे पैरामीटर्स पे कुछ पता होगा तो उस हिसाब से मैं अपनी टरबाइन की परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक। ये कब थी, जब मुझे कोई एक टरबाइन पता है, मतलब कोई एक टरबाइन किसी एक हेड पे मैंने डिजाइन कर रखी है और उसी को क्या करना है, अलग अलग हेड पे कंपेयर करना है। ये तो तब की बात हो गई। फिर स्पेसिफिक स्पीड किस लिए डिफाइन करनी पड़ी, तो स्पेसिफिक स्पीड की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि इफ वी वांट कंपेयर वेरियस टरबाइंस, वी वांट कंपेयर वेरियस टरबाइंस विद ईच अदर, यानी हम लोगों ने ढेर सारी टरबाइंस पढ़ रखी थी, यानी पेल्टन की बात कर रखी थी, फ्रांसिस की बात कर रखी थी, कैप्लन की बात कर रखी थी, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने ढेर सारी टरबाइंस पढ़ रखी थी, ठीक। तो यदि मैं इन टरबाइंस को आपस में कंपेयर करना चाहता हूं तो फिर मुझे जिस
पैरामीटर की जरूरत है वो है मेरी स्पेसिफिक स्पीड। यानी स्पेसिफिक स्पीड मुझे क्या कर देती है, एक ऐसा पैरामीटर है ये कि मुझे क्या करती है, ये कंपेयर कर सकती है, कंपेयर वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द टरबाइन, कंपेयर वेरियस configurations of turbines at given conditions। गिवन कंडीशंस में कौन सी टरबाइन कैसा परफॉर्म करने वाली है उनको कंपेयर करने की यदि मुझे जरूरत है, तो फिर मुझे जरूरत पड़ी थी कि भाई मैं क्या डिफाइन कर रहा था, स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन कर रहा था। क्या डिफाइन कर रहा था, स्पेसिफिक स्पीड। ठीक, अब वही स्पेसिफिक स्पीड की हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसके केस में, अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैं। कहां पे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैं तो स्पेसिफिक स्पीड की बात करनी है हमें। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या होने वाला है। तो जरा चेक करिए, हम लोगों ने स्पेसिफिक स्पीड जब टरबाइन के केस में डिफाइन की थी तो किस तरीके से डिफाइन की थी। हमने कहा था कि यदि मेरे पास ये कोई एक्चुअल टरबाइन है, क्या है ये, एक्चुअल टरबाइन है, तो मैंने कहा था कि एक ऐसी ही इमेजिनरी टरबाइन बनाऊंगा मैं। क्या है ये, मेरी एक इमेजिनरी टरबाइन है, ये मेरी कौन सी एक्चुअल टरबाइन। तो एक ऐसी इमेजिनरी टरबाइन बनाऊंगा जो हूबहू कैसी है, मेरी एक्चुअल टरबाइन जैसी ही है, बशर्ते उसको क्या किया गया, उसको इस तरीके से रिड्यूस किया गया है कि ये क्या कर रही थी, 1 मीटर हेड पे मुझे 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रही थी। क्या कर रही थी, 1 मीटर हेड पे मुझे 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करके दे रही थी। क्या यही थी। तो इस टरबाइन की जो स्पीड होती है वो टरबाइन की स्पीड कहलाती है स्पेसिफिक स्पीड। क्लियर, क्या यही था कि सिंपली क्या थी कि क्या है हमारी स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड उस इमेजिनरी टरबाइन की स्पीड है जो हूबहू कैसी है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सिमिलर है मेरी एक्चुअल टरबाइन के, बशर्ते उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इस तरीके से रिड्यूस किया गया है कि वो 1 मीटर हेड पे मुझे 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करके देती है। ये कब था, जब मैंने टरबाइन का केस लिया। किसका लिया, टरबाइन का केस लिया। तो इसी तरीके से सेम बिल्कुल प्रिंसिपल का यूज करके मैं पंप की भी एक स्पेसिफिक स्पीड गेन कर सकता हूं। यानी मैं, ये मेरा मान लीजिए एक्चुअल पंप है, ये मेरा, तो मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी पंप डिजाइन करूंगा जो हूबहू कैसा होगा, ज्योमेट्रिकली सिमिलर होगा मेरे एक्चुअल पंप के। ठीक है, बस अंतर क्या यहां पे आएगा, क्योंकि ये पंप है, पंप क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करने का काम करते हैं। यानी ये 1 किलोवाट पावर लेगा तो मुझे 1 मीटर हेड प्रोवाइड करेगा। तो उस पंप की जो स्पीड होगी वो स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। क्लियर, यानी मैं यदि पंप के केस में स्पेसिफिक स्पीड पावर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहूं तो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक स्पीड उस इमेजिनरी पंप की स्पीड है जो ज्योमेट्रिकली बिल्कुल सिमिलर है, कैसा, मेरे एक्चुअल पंप की तरह। ठीक है, बशर्ते अंतर क्या है कि ये क्या करने वाला है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इस तरीके से रिड्यूस किया गया है कि ये 1 किलोवाट पावर जब कंज्यूम करेगा तो मुझे 1 मीटर हेड प्रोवाइड करेगा। क्लियर, बिल्कुल सेम। और इन दोनों से जो स्पीड निकल के आती है n/√p h m की पावर 5/4 आएगी। ये टरबाइन के लिए भी सिमिलर आती है और पंप के लिए भी सिमिलर आती है। ठीक है, क्लियर। तो इसका पंप के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है, क्योंकि पंप को पावर से नहीं, किससे, डिस्चार्ज से मतलब होता है, लेकिन फिर भी ये होती है। और इसको एक बार इसका डेरिवेशन कर लेने से हमें फायदा क्या होगा कि टरबाइन वाला डेरिवेशन हम लोगों को एक बार फिर से क्या हो जाएगा, रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, हम लोग एक बार इस डेरिवेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लियर, वैसे ये भी स्पेसिफिक स्पीड है हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, लेकिन पंप के केस में ज्यादा महत्व किसका होता है, डिस्चार्ज का। ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके, डिस्चार्ज की, पावर की नहीं, इसलिए ये कम दी जाती है डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में, जिसे हम बाद में देखेंगे। हम लोग इसी के डेरिवेशन को पहले देख लेते हैं, क्योंकि हूबहू ये डेरिवेशन जैसा अभी किया जाएगा ऐसा सेम हम लोगों ने टरबाइन में कर रखा है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या हुआ था स्पेसिफिक स्पीड में, तो चेक करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि स्पेसिफिक स्पीड में मुझे क्या चाहिए, तो स्पेसिफिक स्पीड को यदि मुझे डिराइव करना है तो क्या क्या चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए उसमें। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक एक्चुअल एक क्या है, एक्चुअल पंप है मेरे पास। ये एक्चुअल पंप की जैसा ही हमने इमेजिनरी पंप बनाया है, जिसकी मुझे चाहिए क्या, स्पीड चाहिए, और साथ में चाहिए कि 1 किलोवाट पावर ले और मुझे क्या दे, 1 मीटर का हेड प्रोवाइड करके दे। यानी क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, पी चाहिए और हेड चाहिए, यानी पावर चाहिए और हेड चाहिए। यानी 3 चीजें मेरी यदि इक्वेशंस में मिल जाएं तो मेरी स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन हो सकती है। क्लियर, ये मेरा टारगेट है। तो यदि पंप की बात कर रहे हैं तो पावर, सबसे पहले पावर किससे दी जाएगी पंप के लिए, तो रो जी क्यू एच। एच क्या होगा, एच एम। क्लियर, पंप की बात कर रहे हैं तो क्या, एच एम। और यहां पे डिवाइड किया जाएगा इफिशियंसी न्यूटन नॉट से। बस अंतर चेक करिए, टरबाइन के केस में जब हम लोग पावर लिखते हैं तो रो जी क्यू एच था और नीटा नॉट यहां पे मल्टीप्लाई में आया था, और यहां पे नीटा नॉट कहां पे आया, नीचे की ओर आया है। क्लियर, डिवाइड में आया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका मतलब यह है, सिंपली केवल इस तरीके से समझिए कि यहां पे जब टरबाइन थी तो टरबाइन में जो इनपुट एनर्जी थी ये वाटर की थी, क्या थी ये, इनपुट एनर्जी, और जहां से मुझे मिल रही थी आउटपुट एनर्जी, क्या मिल रही थी, तो यहां पे जो पावर थी वो क्या थी, आउटपुट, और रो जी क्यू एच क्या था मेरा, इनपुट। ठीक, और इफिशियंसी हम लोगों ने डिफाइन की थी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर, रो जी क्यू एच। तो यहां पे जो पावर आई थी वो क्या थी, यहां पे मल्टीप्लाई होके आ गई थी। क्लियर, वहीं जब ये कैसा था, ये टरबाइन का केस है। और यदि पंप का केस बात की जाए तो पंप में आप पावर देते हैं, क्या है ये पावर जो होती है, क्या है ये आपकी इनपुट है। ये पावर रो जी क्यू एच क्या है, आपकी इनपुट है। ठीक, और आपको यहां पे आउटपुट पे पावर मिलती है। ठीक है, क्लियर, सॉरी ठीक, ये आपके इनपुट है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट पे आपको जो पावर मिल रही है रो जी क्यू एच एम, वो यहां पे है। ये है मेरी इंपेलर पावर, क्या है ये, इंपेलर पावर है। जबकि रो जी क्यू एच यहां पे क्या थी, ये मेरी वाटर की पावर थी। किसकी पावर थी, वाटर पावर थी। क्लियर, अंतर बस समझ लीजिए, ये जो पावर है ये मेरी इनपुट पावर है यहाँ पे रो जी क्यू एच, जबकि यहाँ पे ये कौन सी पावर है, ये आउटपुट पावर है। ठीक, इनपुट पावर पी आप इस बार देंगे, वहां पे इनपुट पावर आपको सॉफ्ट पावर कुछ मिल रही थी, इस बार आप सॉफ्ट पावर कुछ इनलेट कराएंगे और आपको मिलेगा रो जी क्यू एच एम। तो जब आप इफिशियंसी, तो अभी भी आउटपुट अपॉन इनपुट ही रहेगी, इफिशियंसी क्या रहने वाली है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी अब यहां पे कुछ ऐसा है, इसीलिए ये इफिशियंसी किसमें, डिवाइड में चली गई, जबकि यहां पे इफिशियंसी मल्टीप्लाई में है। क्लियर, समझ आ रहा है कि क्या है यहां पे ये जो पावर थी रो जी क्यू एच, ये मेरी जेड पावर थी जो आ रही थी वाटर के थ्रू। ठीक, क्लियर, कहां से आ रही थी, वाटर के थ्रू आ रही थी, और मुझे आउटपुट में सॉफ्ट पावर मिल रही थी जिसे मैं आउटपुट पावर कह रहा था, ये सॉफ्ट पावर कह रहा था। ठीक, ये निकाल रहे थे, ये मेरा क्या था, डिजायर्ड पैरामीटर था, मुझे पावर मिल रही थी। यहां पे मैं पावर इनपुट कराऊंगा, सॉफ्ट पावर इस बार मैं क्या करने वाला हूं, देने वाला हूं, और मुझे पावर मिलने वाली है रो जी क्यू एच एम इंपेलर के थ्रू। ये पावर कौन सी है, ये इंपेलर पावर है। कौन सी है, इंपेलर। इस बार ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो है इफिशियंसी डिफिनीशन। तो सिंपली इधर से जब डिफाइन करते हैं तो आपको अब अंतर क्लियर दिखाई दे रहा है कि इफिशियंसी नीचे क्यों चली गई है। क्लियर, अंतर क्या है, यहां पे जो आउटपुट पावर है सॉफ्ट पावर है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, ये सॉफ्ट पावर दे रहा है। क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला जो है ये सॉफ्ट पावर के लिए है। किसके लिए है, ये सॉफ्ट पावर के लिए। ठीक है, तो यहां पे जो ये सॉफ्ट पावर है वो आउटपुट है, जबकि यहां पे ये सॉफ्ट पावर क्या है, इनपुट है। क्योंकि ये कौन सा केस है, पंप का केस है। पंप के केस में आप पावर इनपुट कराएंगे, सॉफ्ट पावर इनपुट पे जाएगी, जबकि टरबाइन के केस में सॉफ्ट पावर आपको मिलती है। क्लियर,
बस इस वजह से इफिशियंसी का ये टर्म नीचे आता है, क्लियर, और इसमें मल्टीप्लीकेशन में रहता है, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई पावर तो चाहिए हमें, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन करनी है, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पावर, अब ये रो क्या है कांस्टेंट, जी क्या है कांस्टेंट, इफिशियंसी क्या होगी कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपली क्या है, Q और HM के है क्या नहीं, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड, क्लियर। अब जरा चेक करिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे N चाहिए, P चाहिए, H चाहिए, यानी HM, पंप का केस है तो HM मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो P मिल गया, HM मिल गया, लेकिन ये Q नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए अभी, ये Q नहीं चाहिए, यानी Q को मुझे निश्चित तौर पे NH के टर्म में डिवाइड क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई Q नहीं चाहिए, तो Q बराबर, तो ये क्या होता है, Q बराबर होता है AV, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, Q क्या है, डिस्चार्ज ही तो है सिंपली, तो एरिया इंटू वेलोसिटी। और यदि एरिया की बात करें तो एरिया तो या तो इस तरीके से, यदि एरिया की बात करें तो एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर से दिया जाएगा, या सिंपली पाई बी इंटू डी से दिया जाएगा, सिंपली क्या, क्लियर, ऐसे ही तो कुछ दिया जाएगा, या तो विड्थ इंटू डाया से दिया जाएगा, या डी स्क्वायर से दिया जाएगा, या ओवरऑल में ये दोनों, यदि b इंटू डी भी है तो b और d आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं, क्या होते हैं, b और d एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। आप ये जितनी विड्थ लेंगे उतना ही आपको यहाँ पे लेंथ भी देनी पड़ेगी, क्लियर, जितनी आप अपनी बेन की विड्थ रखने वाले हैं उतना ही आपको अपना इंपेलर का डाया भी लगभग उसी तरीके से रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यदि आपने डाया बड़ा कर दिया और विड्थ क्या कर दी, छोटी कर दी, तो आपकी बेंस क्या हो जाती है, कमजोर हो जाएंगी, ठीक। या विड्थ आपने बड़ी कर दी, डाया कम कर दिया, तो भी आपकी बेंस क्या हो जाने वाली है, कमजोर हो जाने वाली है। तो ये मेरी विड्थ है और ये मेरा डाया है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। कि यदि विड्थ अकेले बढ़ा करके आप कुछ नहीं कर सकते, और कभी अकेले डाया बढ़ा करके भी आप परफेक्ट डिजाइन नहीं बना सकते, दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, तभी आप एक परफेक्ट स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि B और D तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हैं, तो यानी मैं एरिया को या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, पाई बाई 4 तो क्या है, सिंपली कांस्टेंट है, इसी तरीके से पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो या तो मैं इसको D इंटू डी लिख सकता हूं, यानी डी स्क्वायर लिखा, एरिया को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्लियर। दूसरी तरफ बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसी भी फॉर्म की वेलोसिटी हो, आप यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर रहे थे और अंडर रूट 2gh यूज कर रहे, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, कभी kv हो रहा था, कभी ku हो रहा था, कभी kf हो रहा था, यदि फ्लो वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो kf, प्लेन वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो ku, और यदि फ्लो क्या जेट वेलोसिटी निकाल रहे थे तो kv हो रहा था। यानी वेलोसिटी तो मैं सिंपली, ये कांस्टेंट है √2g कांस्टेंट है, तो सिंपली इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √hm लिख सकता हूं, क्लियर। तो यानी ये दोनों वैल्यूज यदि मैं q में डाल दूं तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा d स्क्वायर इंटू hm के, कोई दिक्कत, ये आया एरिया की वजह से d स्क्वायर, यानी एरिया की जगह क्या आ गया d स्क्वायर, और b की जगह मैं लिख सकता हूं √hm। अब जरा चेक करते हैं, √hm तो चाहिए लेकिन अभी भी ये d स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक, अभी भी ये मुझे डाया नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें। तो मैंने कहा जैसे ही डाया नहीं चाहिए ये बात आई, तो मुझे पता है कि डाया सिर्फ और सिर्फ कहां मिल सकता है, तो डाया आपको मिला था केवल आप जब वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे, वेन वेलोसिटी पाई dn/60, क्लियर, u बराबर पाई dn/60, और u ही बराबर आपने किया था ku अंडर रूट 2gh, यहां से आपको डाया मिल सकता है, मिल गया, तो इसको कर सकते हैं। तो यहां पे पाई क्या है कांस्टेंट, d चाहिए, n चाहिए, ठीक है, और 60 क्या है कांस्टेंट,
तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn कर सकते हैं यहां से। ठीक, क्लियर। वहीं पे यही u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है ku √2g, ये पूरा कांस्टेंट है तो √hm। क्लियर, क्योंकि मुझे u नहीं चाहिए ना, मेरी चौथी इक्वेशन में d और m, तो d को तो हटाना है लेकिन u भी नहीं चाहिए, तो u को क्या लिख सकता हूं मैं, u को √hm में लिख दूंगा। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, √hm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dn, यानी यहां से मुझे डाया को रिप्लेस करने का मौका मिल जाएगा √hm/n से। क्लियर, ये मेरी इक्वेशन 4। ठीक, तो क्या क्या चाहिए था जरा गौर से देखिए। पावर को मैंने पहले QHM किया, Q नहीं चाहिए था इसलिए Q बराबर AB कर लिया। फिर एरिया सिंपली π/4d² या π/d लिख सकते हैं। तो वहां से मुझे पता चला कि एरिया d² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी √hm के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q, अब ये D आया तो D को भी नहीं चाहिए था मुझे, क्या M, HM और P चाहिए केवल, तो D नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कि D मिलता है U बराबर πdn/60 से। क्लियर, और यही U KU √2GHM के बराबर भी होता है। तो यहां से मुझे इस इक्वेशन से मिला कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केवल dn के ये तो कांस्टेंट हट जाएंगे। इसी तरीके से U, यहाँ पे ये पूरा हिस्सा तो कांस्टेंट है, केवल √hm मिल जाएगा। तो U की जगह आप √hm लिख दीजिए dn, और यहां से D की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप D की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो Q आपको अब मिल जाएगा, d² करेंगे तो यानी hm/n² इंटू √hm। क्लियर, तो Q जैसे ही D की वैल्यू यहां रखेंगे, d² करेंगे तो रूट हट जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा और √hm, यानी अब आपके पास Q आपको मिल गया। क्लियर, ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। तो Q की वैल्यू ही तो मुझे पुटअप करनी थी। ठीक है, Q की वैल्यू ही मुझे चाहिए थी। Q की वैल्यू किसके फॉर्म में मिल गई, hm √hm और अपॉन में n² और इनटू में आ गया hm। क्लियर, इस फॉर्म में मिल गई है। अब मुझे जरा चेक करिए क्या क्या चाहिए था, n चाहिए था, p चाहिए था, hm चाहिए था, कुछ और बचा क्या इस इक्वेशन में, नहीं। क्लियर, अब मैं इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे पावर क्या है, सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 2 और ये 2.5, यानी hm की पावर क्या हो जाएगी 5/2 अपॉन में n²। ये मान लीजिए इक्वेशन 6। क्लियर, अब जरा चेक करते हैं क्या चाहिए, क्या कौन सी है मेरी स्पेसिफिक स्पीड। डिफिनीशन की गौर करते हैं कि जब स्पेसिफिक स्पीड उस इमेजिनरी पंप की स्पीड है जब पावर 1 किलोवाट होगी तो वो 1 मीटर का हेड प्रोड्यूस करके देगा। यानी यदि मैं पावर को 1 किलोवाट लिखूं, ठीक, पावर बराबर 1 किलोवाट हो और हेड तब क्या hm कितना होगा, तब 1 मीटर होगा, तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, तब मेरी वो स्पीड ns होगी। क्या होगी, उस पंप की स्पीड क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो पावर 1 किलोवाट, hm, एक मिनट, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कांस्टेंट में ले आइए। ठीक है, फिर वैल्यू डालिए ताकि मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू ही तो गेन करनी होती है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 किलोवाट कांस्टेंट, hm क्या है मेरे पास 1 मीटर, 1 की पावर 5/2 अपॉन में n उस समय क्या हो चुका है, ns हो चुका है। क्लियर, पावर 1 किलोवाट कांस्टेंट, hm 1 मीटर का हेड, पावर में 5/2 और n उस समय क्या हो गया होगा ns²। यहां से जरा गौर से देखिए तो ये वो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, सिंपली c बराबर क्या आ जाएगा आपको ns² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, c बराबर ns²। ठीक, कांस्टेंट मिल गया, आपकी स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्म में मिल गई, तो ये वैल्यू आप p में वापस कांस्टेंट के फॉर्म में डाल दीजिए। तो यहां से p बराबर कांस्टेंट क्या आ जाएगा ns²। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका hm 5/2 अपॉन n²। तो यहां से ns की वैल्यू गेन करिए जरा, तो ये ns की वैल्यू क्या आ जाएगी, ns² यही रखिए, p n² अपॉन में hm
HM की पावर 5/2, यानी यहां से NS आपको मिलेगा, n रूट ले लेंगे उधर जाएगा, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा रूट फॉर्म में, रूट तो n का n स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट n, रूट p का क्या हो जाएगा रूट p, और hm क्या क्या हो जाएगा, hm की पावर हो जाएगी 5/2। ठीक, क्या यही एक्सप्रेशन आपने टरबाइन के डेरिवेशन में भी नहीं गेन किया था? क्लियर? तो सेम यही एक्सप्रेशन आपको टरबाइन में भी मिलता है, सेम, क्योंकि डेरिवेशन ही सेम है, आपका जो कंडीशंस हैं वो भी बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो ये तो था मेरे किसके लिए, टरबाइन के केस में, और टरबाइन का केस यदि यही है तो पंप का भी यही हो गया, तो ये तो सिमिलर केस हो गया। तो फिर मुझे जरूरत पड़ी, तो हमने कहा कि भाई पंप में इसमें फिर अंतर क्या, स्पेसिफिक स्पीड पंप की फिर पावर के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर जरूरत पड़ी क्या, एक नई डिफिनीशन की। सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्पेसिफिक स्पीड की हमें एक नई डिफिनीशन देनी पड़ी। वो क्या थी, उसको भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया, बस अंतर समझिए कि ये मेरा पास एक्चुअल पंप था, तो एक्चुअल पंप से मैंने क्या किया, एक हूबहू क्या इमेजिनरी पंप बनाया। ठीक, तो ये इमेजिनरी पंप बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सिमिलर होगा मेरे एक्चुअल पंप के, बस अंतर क्या होगा कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि जब ये 1 मीटर का हेड गेन करेगा, या आप 1 मीटर हेड सप्लाई से प्रोवाइड करेंगे, तो ये 1 लीटर डिस्चार्ज प्रोवाइड करने वाला है। क्या करेगा, 1 लीटर का डिस्चार्ज प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, ये 1 मीटर के हेड पे 1 लीटर का डिस्चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा जो पंप होगा, ये है एक्चुअल स्पेसिफिक स्पीड पंप के लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए एक्चुअल स्पेसिफिक स्पीड हम लोग डिस्चार्ज के टर्म में देते हैं। किसके टर्म में देते हैं, डिस्चार्ज के टर्म में। इसके टर्म में हमें डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? तो स्पेसिफिक स्पीड, किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड वह उस इमेजिनरी पंप की स्पीड है जो हूबहू कैसा है, मेरे कैसा एक्चुअल पंप जैसा है, यानी बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सिमिलर है मेरे एक्चुअल पंप जैसा। बशर्ते बस केवल कैसे डिजाइन किया गया है कि यदि उसे 1 मीटर हेड मिलेगा, यदि उसको 1 मीटर हेड की एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो मुझको 1 लीटर डिस्चार्ज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? यानी अब मुझे यदि स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन करनी है, तो मेरे डिफिनीशन में क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, hm होना चाहिए और q होना चाहिए, यानी n, q और hm की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पावर की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, यहाँ पे डिस्चार्ज चाहिए, hm चाहिए और n चाहिए। क्लियर? ठीक है, ये होगा मेरा। अब तो जरा चेक करते हैं कि भाई इसको कैसे डिफाइन वो किया जाए। तो इसको ऑब्टेन करना है तो सिंपली Q बराबर मुझे पता है कि Q बराबर तो सिंपली एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, और सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में ये मुझे क्या चाहिए, Q चाहिए ही। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में एरिया दिया गया था पाई BD से, एरिया दिया गया था पाई BD से, और वेलोसिटी मैंने कहा किसी भी फॉर्म में आप निकालेंगे, चाहे कैसी भी वेलोसिटी हो, c√2ghm होता है। यहाँ पे कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, आपके KU हो सकता है, कभी KV आएगा, कभी KF आएगा, ये डिपेंड करेगा आप कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक, तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, B इंटू डी के, और मैंने कहा B ऑलरेडी क्या होता है, B हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाया के, कभी अकेले विड्थ नहीं डिजाइन की जा सकती। विड्थ और डाया दोनों को कॉम्बिनेशन ही किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन को डिफाइन करता है, यानी मैं सिंपली इसको तो एरिया को d² लिखूंगा। इसी तरीके से वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में ये c हटेगा, √2g हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपली √hm आने वाला है। क्लियर? यानी सिंपली मेरा जो डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है d² और ये hm के। क्लियर? अब मेरी इक्वेशन में Q आ गया, hm आ गया, लेकिन अभी भी d नहीं हटा है। और d हटाने का पुराना फंडा क्या है कि d किस इक्वेशन में आता है, d आता है u बराबर πd/60 करके, और इसी को मैं कह सकता हूं कि ये KU √2ghm।
क्योंकि वेलोसिटी किसी भी फॉर्म में हो केवल कांस्टेंट का अंतर आ जाता है। तो यदि वेन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ब्लेड वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे के यू आ जाएगा। ठीक, तो यहां से u बराबर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई 60, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो dn आ जाएगा। ठीक, और यहां से सिंपली इस इक्वेशन देखें तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल hm आने वाला है, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं hm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dn, और यहां से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूं, d इज सिंपली अंडर रूट hm अपॉन n। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थर्ड। तो q चाहिए था, ये है मेरे पास q, तो q चाहिए, डाया नहीं चाहिए, डाया के फॉर्म में मैंने निकाल लिया है कि ये रूट hm अपॉन n रहने वाला है। क्लियर, इनटू में रूट hm था। क्लियर, बशर्ते इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां पे क्या है डी स्क्वायर, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा और ये hm। क्लियर, इस तरीके से, यानी hm अपॉन n स्क्वायर इंटू रूट hm, ये आ जाएगा। तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपली हो जाएगा hm की पावर 3/2 अपॉन n स्क्वायर के। क्लियर, तो यहां से q बराबर मैं लिख सकता हूं c hm की पावर 3/2 अपॉन n स्क्वायर, जैसा हमने पीछे किया था, एक कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे गेन करनी होगी। ठीक, तो कांस्टेंट की वैल्यू गेन करने के लिए मुझे सिंपली कहां जाना है, डिफिनीशन क्या कह रही थी कि यदि मेरा जो एक्चुअल पंप जैसा ही था, ठीक, लेकिन इमेजिनरी पंप है, कैसा है, लेकिन इस क्या है कि ये 1 मीटर हेड लेगा और 1 लीटर डिस्चार्ज प्रोवाइड करेगा। यानी यदि मैं hm बराबर 1 मीटर रखूं, q बराबर 1 लीटर रखूं, 1 लीटर पर सेकेंड रख दूं, तो जो मुझे स्पीड मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी स्पेसिफिक स्पीड होगी। यानी इस इक्वेशन में q की जगह आप रख दीजिए 1, c उसी तरीके से hm को रख दीजिए 1 की 3/2 और अपॉन में n, तो n क्या हो चुका होगा उस समय, ns स्क्वायर। ठीक, यहां से निकालिए तो c बराबर सिंपली ns स्क्वायर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। इस c की वैल्यू फिर से यहां पुटअप कर दीजिए, तो q बराबर ये हो जाएगा ns स्क्वायर hm की पावर 3/2 अपॉन में n स्क्वायर। तो यहां से जब आप ns निकालेंगे तो ये बनेगा q अंडर रूट में n, और यहां पे आ जाएगा hm की पावर 3/4। ठीक है, तो ये जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड आएगी, ये आपकी रियल स्पेसिफिक स्पीड है किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। किसके लिए है ये, सेंट्रीफ्यूगल पंप की ये रियल स्पेसिफिक स्पीड है। क्लियर, इस तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की रियल स्पेसिफिक स्पीड किसके टर्म में देंगे, डिस्चार्ज के टर्म में देंगे। दी पावर के टर्म में भी दी जाती है, लेकिन वो कैसी, बिल्कुल सिमिलर हो गई थी हमारी टरबाइन के जैसी, इसीलिए हमें एक नई डिफिनीशन की जरूरत पड़ी, एक नई स्पीड डिफाइन करनी पड़ी जो डिस्चार्ज के टर्म में। क्लियर, ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। स्पेसिफिक स्पीड के बारे में आप लोग समझिएगा, ठीक है, और इसी का यूज होगा अब हम लोगों के आगे किसमें, एक हम लोग अभी जब कैविटेशन के कुछ कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो वहां पे भी। ठीक है, तो इसको समझते हैं फिर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिफाइन कर लिया, स्पेसिफिक स्पीड गेन कर ली। क्लियर, तो जिस तरीके से हम लोगों ने जब स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन की थी, तो टरबाइन के केस में जिस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, क्या आ रही थी, टरबाइन के केस में जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो यदि स्पेसिफिक स्पीड कम थी तो क्या था, सबसे पहले पेल्टन 35 के आसपास थी, फिर इसके बाद जब 50 तक पहुंची तो हमारी फ्रांसिस बन गई थी। ठीक, और इसी तरीके से जब यही वैल्यू 1500 के आसपास पहुंची तो फिर प्रोपेलर बन गई, फिर जब यही 3000 या 2500 के आसपास पहुंची तो हमारी कैप्लन की, मतलब जैसे जैसे फ्लो हमारी स्पेसिफिक स्पीड बढ़ रही थी, उसी तरीके से हमारी स्पेसिफिक स्पीड किस ओर कन्वर्ट होती जा रही थी, रेडियल से हमारा फ्लो कन्वर्ट होता जा रहा था किसकी तरफ, एक्सियल फ्लो की तरफ। यानी जैसे जैसे आपकी स्पेसिफिक स्पीड बढ़ रही थी, आप देख रहे थे कि हमारा शुरू में कैसा था, फ्लो बिल्कुल टेंजेंशियल, फिर रेडियल हुआ, फिर इसके बाद धीरे धीरे एक्सियल फ्लो की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसी तरीके से पंप के केस में होगा। देखिए 300 से जब 900 के बीच में हमारी स्पीड है तो कैसा है, स्लो स्पीड या स्पीड रेडियल फ्लो पंप है। जब 900 से 1500 हुआ तो मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो पंप हो गया।
जब 1500 से 2400 के बीच में हुआ तो यही हाई स्पीड रेडियल फ्लो पंप बन गया, और जब 2400 से 5000 के बीच में तो मिक्स्ड फ्लो रेडियल पंप आ जाएगा, और जब 3400 से 1500 की बात करेंगे तो एक्सियल फ्लो या प्रोपेलर टाइप का पंप होगा। यानी स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू यदि मैं गेन कर लूं तो मैं बता सकता हूं कि पर्टिकुलर पंप कौन सा है। यदि मुझे केवल कोई स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू बता देगा तो मैं बता दूंगा कि पर्टिकुलर पंप किस स्पीड का है, उसका कैसा फ्लो है, इस बारे में हमारी स्पेसिफिक स्पीड क्या करती है, इस तरीके से वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस को आपस में कंपेयर कर लेती है। ठीक है, थैंक यू।